एक गांव में गिरीश नाम का एक किसान रहता था। गिरीश कई वर्षों से बहुत परेशान चल रहा था। उसके खेत में फसल ही नहीं उग रही थी, जिस कारण गिरीश का परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया था। गिरीश खेत से अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी 3 साल की बेटी कनक दूध के लिए रो रही थी। आ गए आप, देखिए ना कनक दूध के लिए कितना रो रही है। बाजार से दूध ले आइए। दूध वाले ने दूध उधार देने से मना कर दिया है। उसके 2,000 रुपए हमारे ऊपर उधार हैं। मैं कनक के लिए दूध कहाँ से लाऊं? मेरी बच्ची भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। नेहा अपनी पड़ोसी से थोड़ा सा दूध मांगती है। हाँ हाँ, दूध दे देती हूँ, लेकिन अगली बार से नहीं दूंगी। तुम्हारा रोज क्या है, कभी दूध मांगने चली आती हो तो कभी आटा मांगने। नेहा दूध लाकर कनक को पिलाती है। नेहा और गिरीश ने 3 दिनों से अन्न का एक निवाला भी नहीं खाया था। दरअसल गिरीश एक छोटा मोटा किसान था। कई वर्षों से उसके खेत में कोई फसल नहीं उग रही थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी जमीन बंजर हो जाती तो कभी फसल को कीड़े खा जाते। मैंने कनक को दूध पिलाकर सुला दिया है, थोड़ा सा दूध बचा कर रख दिया है, कल सुबह कनक को पिला दूंगी। भगवान का नाम लेकर अब हम भी सो जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोने ही वाले थे कि तभी कोई उनकी कुंडी खटखटाता है। गिरीश दरवाजा खोलता है तो सामने एक साधु बाबा खड़े थे। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? बाबा, हम बहुत गरीब हैं। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं। मेरी पत्नी ने बेटी के लिए थोड़ा सा दूध बचा कर रखा है, वो दूध आप पी लीजिए। नेहा बचा हुआ दूध एक ग्लास में लेकर आती है और बाबा को देती है। साधु बाबा दूध पी लेते हैं। बेटा, दूध पीकर मेरे शरीर में नई जान आ गई है। तुम दोनों सदा सुखी रहो। बाबा, हम लोग सदा सुखी कैसे रह सकते हैं? हम तो भूखों मर रहे हैं। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ दिन और भूखे रहे तो मर ही जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साधु बाबा अपनी झोली से कुछ बीज निकालकर गिरीश को देते हैं। ये बीज अपने खेतों में लगा देना। उगने वाली फसल तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बाबा, कई वर्षों से खेत में कोई फसल नहीं उग रही। कभी खेत बंजर हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं। ऐसे में ये बीज कैसे फलेंगे? तुम इन बीजों को अपने खेत में लगाकर तो देखो। अच्छा, मैं चलता हूँ। साधु बाबा बीज देकर वहां से चले जाते हैं। गिरीश और नेहा सो जाते हैं। दूसरे दिन, कनक की माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ। साधु बाबा ने जो बीज दिए थे उसे खेत में रोप दूंगा। ठीक है कनक के बाबा, भगवान करे कि बाबा की दी हुई बीज की अच्छी फसल हो। गिरीश बीज लेकर अपने खेत पर जाता है और वहां बीज लगा देता है, जिसके बाद वो घर आ जाता है। कनक की माँ, बस थोड़े दिन की बात है। बाबा के दिए हुए बीज से जो फसल उगेगी उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे कनक के दूध और हमारी दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा। हम तो कुछ दिन रुक जाएंगे। कनक कैसे रुक पाएगी? वो तो अभी बच्ची है, उसे रोज दूध चाहिए। मैं अपने दोस्त मनोज से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। उन पैसों से कनक के लिए दूध लेता आऊंगा। गिरीश अपने दोस्त मनोज के घर जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। अरे, तुझे कितने पैसे चाहिए रे? यही कोई 500 रुपए। मेरे खेत में फसल उगने वाली है। फसल उगते ही मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। अरे, तेरे खेत में पिछले कई वर्षों से फसल नहीं होगी है? तू थोड़े थोड़े करके जो है मुझसे ढेर सारे पैसे उधार भी ले चुका है। देख भाई, मैं तुझे सिर्फ 100 रुपए दूंगा। हाँ मनोज भाई, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। लेकिन मनोज ने उसे सिर्फ 100 रुपए दिए। उस पैसे से गिरीश ने बाजार जाकर दूध, थोड़ा आटा और दाल खरीदा। सारी चीजें ले जाकर उसने नेहा को दे दी। नेहा दूध गर्म करके कनक को पिलाती है। उसके बाद वो खाना बनाती है। 3 दिन के बाद गिरीश और नेहा खाना खाते हैं। दूसरे दिन, नेहा, मैं खेत में लगे बीजों में पानी देने जा रहा हूँ। गिरीश ये सोचकर खेत पर जाता है कि बीजों में पानी डाल देगा, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उसके खेत में नीले रंग के बैंगनों की फसल उगी हुई थी। पूरा खेत नीले रंग के बैंगन के पेड़ों से भरा हुआ था, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कल ही तो मैंने बीज लगाए थे और आज इतने बड़े बड़े पेड़ उगाए और उनमें सब्जियां भी उगाई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। गिरीश जल्दी जल्दी सारे बैंगन तोड़कर टोकरी में रख लेता है और घर आ जाता है। टोकरी में रखे सारे नीले बैंगन बहुत चमक रहे थे। इतने सारे नीले बैंगन आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये अपने खेत के बैंगन हैं। अपने खेत में आपने कल ही तो बीज लगाए थे, फिर आज बैंगन कैसे उगाए? मैं तो यही सोचकर खेत पर गया था कि बीज में पानी डालूंगा, लेकिन वहां जाकर देखा कि हमारे खेत में नीले रंग के बैंगनों की फसल उगाई है। एक ही रात में बैंगन के पेड़ उगाए। ये कैसे हो सकता है? ये बैंगन देखने में भी अद्भुत लग रहे हैं। इनकी सब्जी का स्वाद न जाने कैसा होगा। मैं सारे बैंगन बाजार में बेच देता हूँ। हाँ,
पहले थोड़ा सा बैंगन मुझे दीजिए, हमने बहुत दिनों से कोई सब्जी नहीं खाई है, दोपहर के खाने में बैंगन की सब्जी बना दूंगी। गिरीश टोकरी में से थोड़े से बैंगन निकाल कर नेहा को देता है। नेहा जब पहला बैंगन काटती है तो उसके अंदर बीज की जगह पर नीले रंग के चमकीले पत्थर लगे हुए थे। कनक के बाबा, ये क्या है? इस बैंगन के अंदर नीले पत्थर है जो बहुत चमक रहे हैं। मैंने बैंगन के अंदर छोटे छोटे बीज देखे थे, ऐसे पत्थर तो पहली बार देखे हैं। मैं दूसरा बैंगन काट कर देखती हूँ। नेहा दूसरा बैंगन काटती है तो उसके अंदर से भी नीले रंग के चमकीले पत्थर निकलते हैं। नेहा कुछ और बैंगनों को काटती है। सभी बैंगनों के अंदर से नीले रंग के चमकदार पत्थर निकलते हैं। सारे पत्थर इकट्ठा करके एक झोली भर जाती है। मुझे तो ये कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहे। ये पत्थर साधारण है या बेशकीमती, ये तो कोई जौहरी ही बता सकता है। इन पत्थरों को लेकर शहर जाइए। गांव में इन पत्थरों को लेकर जाना हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। तुम ठीक कह रही हो। गिरीश नीले रंग के पत्थरों से भरी झोली लेकर शहर में एक जौहरी की दुकान पर जाता है। जौहरी उन पत्थरों को देखता है। ये तो बेशकीमती नीलम है जो अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे नीलम से पुराने समय में राजा महाराजा अपने गहने बनवाया करते थे। तुम्हें ये कहाँ से मिले? गिरीश सोचता है कि जौहरी को सच्चाई बताना नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए वो उससे झूठ बोल देता है। ये पत्थर मुझे जंगल में मिले थे। मैं इन पत्थरों के बदले में तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। ये सुनते ही गिरीश की आंखों में चमक आ जाती है। जौहरी गिरीश को लाखों रुपए देता है और नीले पत्थरों को रख लेता है। गिरीश सारे पैसे लेकर घर आता है। वो नेहा को सारी बात बताता है। इसका मतलब साधु बाबा ने जो बीज दिए वो जादुई बीज थे और ये सारी जादुई बैंगन है। हम तो अमीर हो गए जी, अब हमें भूखों नहीं मरना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं बार बार इन पत्थरों को बेचने के लिए शहर नहीं जा सकता। उस जौहरी को मुझ पर शक हो गया था। बार बार इन पत्थरों को बेचने के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि उन पैसों से हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे खाने के लिए राशन लेकर आता हूँ। गिरीश बाजार जाकर ढेर सारा राशन और बिटिया कनक के लिए दूध लाता है। उस दिन पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाता है। दूसरे दिन गिरीश जब खेत पर जाता है तो देखता है कि खेत में नीले बैंगनों के पेड़ में फिर से सब्जियां उगाई हैं। वो सारे बैंगन तोड़कर घर ले आता है। आज फिर से नीले बैंगन। खेत में फिर से फसल उगाई है तो मैं तोड़ कर ले आया। जरा देखना, क्या आज भी बैंगनों में बेशकीमती पत्थर हैं? नेहा बैंगनों को काटती है तो उसमें से फिर से वही नीले पत्थर निकल आते हैं। सुनिए जी, हम इतने सारे बेशकीमती पत्थरों का क्या करेंगे? बार बार इन्हें कहीं बेचने गए तो लोग हमें चोर या लुटेरा समझेंगे। तुम ठीक कह रही हो। हमें इतने सारे जादुई बैगनों की अब जरूरत नहीं है। काश वो साधु बाबा फिर मिल जाते तो मैं उनसे कहता कि इन जादुई बैगनों को साधारण बैगन में बदल दे। गिरीश के इतना सोचते ही उसके घर पर फिर से वही साधु बाबा आते हैं। अच्छा हुआ बाबा कि आप यहाँ आ गए। आपने जो बैगन दिए थे वो सब जादुई बैगन हैं। मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें वो जादुई बैगन अब नहीं चाहिए। जी बाबा, आप सच कह रहे हैं। गिरीश, मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि इतने बेशकीमती पत्थर मिलने के बाद भी तुम दोनों पति पत्नी के मन में जरा भी लालच नहीं है। मैं तुम्हारे खेत के सारे जादुई बैगनों को साधारण बैंगन में बदल रहा हूं, लेकिन जब भी तुम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुम मेरा ध्यान करके बैंगन तोड़ना। मेरा ध्यान करके जो बैगन तोड़ोगे उसमें से वही बेशकीमती नीले पत्थर निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। गिरीश और नेहा साधु बाबा को बहुत उत्तम भोजन कराते हैं, जिसके बाद वे उन्हें अन्न वस्त्र देकर विदा करते हैं। उनके जाने के बाद गिरीश के खेत के सारे जादुई बैंगन साधारण बैंगन में बदल जाते हैं। अब गिरीश जौहरी के पास से लाए हुए पैसों से अपना नया व्यवसाय शुरू करता है। नेहा खेती का काम करने लगी और गिरीश व्यवसाय संभालने लगा। दोनों पति पत्नी के बुरे दिन अच्छे दिन में बदल जाते हैं। गिरीश अपने दोस्त को उसके सारे पैसे लौटा देता है। मनोज भाई, ये रहे तुम्हारे पैसे, ब्याज समेत लौटा रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद भाई गिरीश। लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से यार? अरे अपनी मेहनत से खेत को फिर से उपजाऊ बना लिया है, जिसमें अच्छी फसल हो रही है। गिरीश ने अपनी अमीरी का राज सबसे छिपा कर रखा। उन्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती, वे साधु बाबा का ध्यान करके बैंगन तोड़ते और उसमें से वही बेशकीमती पत्थर निकलते, जिन्हें बेचकर वे अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेते। रमा अपनी सास कौशल्या और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रमा के पति इस दुनिया में नहीं थे। पति के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी रमा के कंधों पर आ जाती है। सुबह उठकर रमा जल्दी जल्दी घर का काम करने लगती है।
रमा बहू, क्या बात है? तू कहीं जाने की तैयारी कर रही है क्या? आज तो सुबह से ही घर के काम में लग गई। माँ जी, घर का काम खत्म करके मैं खेत पर जाऊंगी। अब सब्जियां उगाने और उन्हें बेचने का काम मुझे ही करना होगा। बिट्टू के बाबा के जाने के बाद हम कई दिन से खेत पर नहीं गए, लेकिन अब मुझे ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। बहू, तू घर और खेत दोनों जगह का काम अकेले कैसे कर पाएगी? मैं भी तेरी मदद करूंगी, मैं तेरे साथ खेत पर चलती हूँ। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ खेत पर जाएंगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिट्टू और दिया भी बहुत छोटे हैं, घर पर किसी को ना पाकर वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है बहू, मैं घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखूंगी, तू खेत पर चली जा, लेकिन अपना ध्यान रखना, तेरे अलावा अब हमारा है ही कौन। ठीक है माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। रमा के पति आशीष के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वे हरी सब्जियां उगाकर उन्हें बेचा करते। घर का काम खत्म करके रमा खेत पर चली जाती है। पति की मौत के लगभग 1 महीने बाद वो खेत पर पहुंची थी। खेत में लगी सारी सब्जियां सूख गई हैं। मुझे थोड़ा पहले खेत में आना चाहिए था। अब मुझे इन सूखी हुई सब्जियों को हटाकर नई सब्जियों के बीज लगाने होंगे। रमा खेत को साफ करने लगती है, जिसके बाद वो नई सब्जियों के बीज लगाने लगती है। इस सब में शाम हो जाती है। इधर कौशल्या को रमा की चिंता हो रही थी। अंधेरा होने वाला है, रमा बहू अभी तक घर नहीं आई, मुझे खेत पर जाकर देखना होगा। कौशल्या बिट्टू और दिया को अपने साथ लेकर खेत पर चली जाती है तो देखती है कि रमा अभी तक खेत पर काम कर रही थी। माँ जी आप? बहू, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माँ जी, बस थोड़ा सा काम और बाकी है, आज पूरी सब्जियां लगाकर ही घर जाऊंगी। ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। कौशल्या दोनों बच्चों को खेत के किनारे बिठाकर रमा की मदद करने लगती है, जिससे रमा का काम जल्दी हो जाता है। जिसके बाद वे चारों घर आ जाते हैं। बहू, मैंने खाना बना दिया है, तू जल्दी से खाना खा ले, आज तूने दिन में भी खाना नहीं खाया था। माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। रमा, तू मेरी बहू नहीं बेटी है, तू बिट्टू और दिया ही तो मेरे जीने का सहारा है। चल बेटी, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। रमा हाथ मुंह धोती है और कौशल्या सबको खाना परोसती है। चारों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर रमा घर के काम निपटाकर खेत पर चली जाती है और फसल में पानी डालती है। दिन भर उनकी रखवाली करती है। दोपहर में रमा जब घर आती है तब कौशल्या उससे कहती है, बहू, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों बारी बारी से खेत पर जाया करें। सुबह तू चली जाना और शाम को मैं चली जाऊंगी। इससे दोनों में से किसी एक पर काम का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है माँ जी, हम ऐसा ही कर लेंगे। कौशल्या की राय के मुताबिक अब दोनों सास बहू बारी बारी से खेत पर जाती और फसल की देखभाल करती। कुछ दिन के बाद रमा की मेहनत रंग लाने लगी और खेत में हरी हरी ताजी सब्जियां उगाती हैं। सब्जियां तैयार हो गई हैं, कल इन्हें तोड़कर बाजार में बेच जाऊंगी। रमा शाम को घर जाकर कौशल्या से कहती है, माँ जी, कल सुबह मैं सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने जाऊंगी। बहू, तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर सब्जियां तोड़ेंगे और बेचेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हम बिट्टू और दिया को भी अपने साथ ले चलेंगे। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन सुबह वे चारों खेत पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, कल तक तो हमारे खेत में ढेर सारी ताजी और हरी सब्जियां थी, लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि सारी सब्जियां पीली पड़ गई? पता नहीं बहू, ना जाने ऐसा क्या हुआ। कहीं किसी ने हमारी सब्जियों में जादू टोना तो नहीं कर दिया। मैं ये सब नहीं मानती माँ जी, हमारी किस्मत ही खराब है, ये सब उसी वजह से हुआ है। अब हमें नए सिरे से सब कुछ करना होगा। दोनों सास बहू सारी सूखी हुई फसल को उखाड़ कर फेंक देते हैं, फिर खेत की सफाई करते हैं। बहू, मैं बहुत थक गई हूँ, घर चलते हैं, सब्जियां कल उगा लेंगे। हम चारों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। नहीं माँ जी, आप बच्चों को घर ले जाइए, मैं काम खत्म करके ही आऊंगी। ठीक है बहू, मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ, तू काम खत्म करके जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी। कौशल्या बच्चों को लेकर घर चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रमा खेत में नई सब्जियों के बीज लगाकर घर आती है। रात हो चुकी थी, वे चारों खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों सास बहू बारी बारी से खेत पर जाकर फसल की देखभाल करते। इस बार हम फसल को कुछ नहीं होने देंगे बहू, हम रात में खेत में सोएंगे। ठीक है माँ जी। रमा खेत के किनारे कुछ पुआल बिछा देती है और उस पर चादर बिछाकर चारों खेत के किनारे सोने लगते हैं। कुछ दिन के बाद फसल तैयार हो जाती है। दोनों सास बहू बहुत खुश थीं कि इस बार उनकी फसल को कुछ नहीं हुआ,
लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वो सोकर उठी तो देखा कि उनकी सारी फसल फिर से सूखकर पीली पड़ चुकी थी। ये देखकर रमा जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? तू क्या चाहता है कि मैं और मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाए? अगर ऐसा ही है तो तू एक बार में हमारी जान क्यों नहीं ले लेता? बहू धीरज रख, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। रमा को रोता देखकर बिट्टू और दिया भी रोने लगते हैं। माँ, अगर इसी तरह हमारी फसल खराब होती रही तो हम जल्दी ही भूख से मर जाएंगे ना। इससे तो अच्छा होता कि हम भी पापा के साथ ही मर जाते। अपने पोती पोती के मुंह से ऐसी बात सुनकर कौशल्या की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। उन चारों का करुण क्रंदन सुबह के वातावरण को भेद रहा था। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। मत रो माँ। रमा, अपने आंसू जाया मत करो। देखो, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये तो आपके बेटे की आवाज है। हाँ बहू, ये आवाज तो आशीष की है। रमा और कौशल्या इधर उधर देखने लगते हैं। तभी फिर से आवाज आती है। माँ, रमा, इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं। मैं रोज तुम लोगों को और अपनी फसल को देखने आता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारी फसल अचानक ही एक रात में सूखकर पीली पड़ जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है कि फसल काटने से पहले कोई रात में आकर हमारे खेत में जहर छिड़क कर चला जाता है। लेकिन वो कौन हो सकता है? आखिर कौन है वो जिससे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही हैं? ये काम किसी और का नहीं, बल्कि मेरे दोस्त और पड़ोसी बंसी लाल का है। लेकिन बंसीलाल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमारे खेत पर अपना कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत हार कर इस खेत को बेच दो और वो मनमानी कीमत पर इस खेत को खरीद ले, जिसके बाद तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो जाओ। और फिर बंसीलाल तुम लोगों को अपने घर में नौकर बनाकर रखना चाहता है। उससे हम लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसी ने धोखे से मुझे भी खाने में जहर दिया था। लेकिन आशीष बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? मां, तुम चिंता मत करो। खेत के दाईं तरफ कोने पर पीतल के एक कलश में जल रखा हुआ है। उस जल को पूरे खेत में छिड़क दो। सारी सब्जियां फिर से हरी भरी होकर खिल जाएंगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि ये सूखी हुई सब्जियां फिर से ताजी हो जाए? हाँ रमा, वो कोई साधारण जल नहीं है। वो पवित्र जल अमृत के समान है, जो मैं तुम लोगों के लिए स्वर्ग से लाया हूं। ये सुनते ही रमा खेत की दाईं ओर जाती है, जहां एक पीतल का कलश रखा हुआ था जो जल से भरा हुआ था। रमा उस कलश के जल को पूरे खेत में छिड़क देती है। ऐसा करते ही खेत की सारी सब्जियां फिर से हरी भरी हो जाती हैं और देखने में पहले से भी ज्यादा ताजी लगती हैं। अरे वाह, सचमुच में सारी सब्जियां फिर से जी उठी। मां, अब ये सब्जियां साधारण सब्जियां नहीं रहीं। इन पर अमृत समान जल का छिड़काव हो चुका है, इसलिए ये सब जादुई सब्जियां बन चुकी हैं। जादुई सब्जियां? हाँ मां, ये सब्जियां अब कभी पीली नहीं पड़ेंगी, न कभी सूखेंगी। कोई चाहे कुछ भी कर ले, इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तो और, इन सब्जियों को उगाने के लिए तुम लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो कैसे? खेत में बीज डालकर उन पर कलश के जल का छिड़काव कर देना। सब्जियां अपने आप कुछ ही देर में उग जाएंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगी। लेकिन जो भी इन जादुई सब्जियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, उन्हें ये सब्जियां नहीं छोड़ेंगी। और जब कलश का जल खत्म हो जाएगा तब? मां, इस कलश का जल कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना। इतना कहकर आशीष की आत्मा वहां से चली जाती है। दोनों सास बहू खेत की सारी जादुई सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच देती हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों खेत में आकर सब्जियों के बीज लगा देती हैं और उस पर कलश का जल छिड़क देती हैं। ऐसा करते ही मिनटों के अंदर वहां ताजी हरी सब्जियां उगाती हैं। माँ जी, अब हमें खेत में बीज लगाकर कई दिनों तक उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। हम रोज सुबह यहाँ आएंगे
और बीज लगाकर उस पर कलश का जल छिड़क देंगे। सब्जियां तो फौरन उगाएंगी। उसी वक्त सब्जियां तोड़कर हम बेच देंगे। इस तरह कोई हमारी फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, हम रोज ऐसा ही करेंगे, बल्कि हम दिन में कई बार ऐसा कर सकते हैं। अब दोनों सास बहू दिन में 4-5 बार ऐसा ही करती। वे सब्जियों के बीज लगाकर उन पर कलश का जल छिड़क देती। सब्जियां मिनटों में उगाती, जिन्हें बेचकर वे दोनों एक ही दिन में 4 से 5 हजार रुपए कमा लेती। इस तरह बहुत जल्दी उनकी गरीबी दूर हो जाती है।